या आजकल ना, अगर हम रात के 3 बजे देखें, हम्म। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, हाँ, बिल्कुल। तो अनगिनत कमरों में ना फोन की स्क्रीन चमक रही होती है। हाँ। मतलब कोई युवा है जो किसी बड़ी परीक्षा लाइक यूपीएससी या नीट की तैयारी के भारी दबाव में अपनी नींद गंवा चुका है। एग्जैक्टली और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं यार। हाँ बिल्कुल। कोई शेयर बाजार का चार्ट घूर रहा है क्योंकि कल सुबह मार्केट खुलते ही उसे अपने पोर्टफोलियो के क्रैश होने का डर सता रहा वो एंजाइटी तो बहुत रियल है ना। और कहीं कोई अपने करियर को लेकर एक अजीब सी अनिश्चितता में है। मतलब ले ऑफ की खबरें तो हर दिन आ रही हैं आजकल। राइट। न्यूज़ खोलो तो बस यही दिखता है। और यार, अगर मान लो करियर ठीक चल भी रहा है तो रिश्तों की उलझनें हैं, शादीशुदा जिंदगी की खटास या हाल ही में हुआ कोई ब्रेकअप इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। सही बात है। मतलब हम सब ना एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जहां ये तनाव और बेचैनी ये हमारी नॉर्मल स्टेट बन चुकी है। और पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या है इस सब में? क्या? कि हम इस बेचैनी से भागने के लिए जो भी समाधान खोज रहे हैं ना, वही असल में स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हमने ये मान लिया है कि शांति और सफलता हमें तभी मिलेगी जब ये बाहरी दुनिया ठीक हो जाएगी। हाँ, लाइक सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब। एग्जैक्टली। और इसी बात को एड्रेस करने के लिए ना, आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही प्रभावशाली लेख और स्टीफन कोवे की जो प्रसिद्ध विचारधारा है हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव, उस पे बात करने वाले हैं। वाओ, ये तो बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। बिल्कुल। ये दोनों ही स्रोत ना बिल्कुल इसी भ्रम पर चोट करते हैं। ये साफ करते हैं कि कैसे आउटसाइड इन नजरिया, मतलब दुनिया से खुद को बदलने की उम्मीद करना, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो यार, आज की इस शानदार चर्चा का हमारा जो मेन मिशन है ना, वो यही है कि हम उस आउटसाइड इन वाले माइंडसेट को पूरी तरह उखाड़ फेंकें। हाँ, और इनसाइड आउट दृष्टिकोण की ओर बढ़े। राइट। क्योंकि जब तक हम ये मानते रहेंगे ना कि प्रॉब्लम बाहर है, तो हम कभी उस एनर्जी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे जो असल में हमारे हालात बदल सकती है। एग्जैक्टली। मतलब श्रोताओं के लिए इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो कैसे परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। बिल्कुल। और यार, स्रोत में ना एक बहुत ही दिलचस्प संघर्ष का जिक्र है, द हैव्स एंड द बीज का। ओह हाँ, वो वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है है ना। मतलब क्या क्या होना चाहिए और हम क्या बन सकते हैं, कि बीच की जो लड़ाई है। हम इंसानों की फितरत ही बन गई है कि हम अपनी खुशी को ना हमेशा फ्यूचर की किसी बाहरी शर्त पर गिरवी रख देते हैं। राइट। ये एक तरह का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब हम अक्सर कहते हैं ना, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे घर का लोन या कर्ज चुकता हो जाएगा। हाँ, या फिर अगर मेरा बॉस थोड़ा कम तानाशाह होता तो लाइफ कितनी चिल होती। बिल्कुल। ये सभी ना हैव्स के उदाहरण हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास एक खास डिग्री आ जाए या दिन में बस 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए। यार, इस जाल को अगर हम आज की मॉडर्न जिंदगी से जोड़े ना, तो ये हर जगह फैला हुआ है। मतलब स्टार्टअप की दुनिया ले लो। वहां तो बहुत होता है। हर दूसरा फाउंडर यही सोच रहा है कि अगर मुझे वो वीसी फंडिंग मिल जाती ना, तो मेरा आइडिया दुनिया बदल देता। हाँ, हमेशा वो अगर लगा रहता है। राइट। या फिर स्टॉक मार्केट में जब भारी नुकसान होता है, तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? यार, अगर मार्केट क्रैश ना होता तो आज मैं करोड़पति बन जाता। एग्जैक्टली। और रिश्तों में तो ये और भी ज्यादा आम है। हाँ, लाइक अगर मेरा पार्टनर थोड़ा और समझदार होता। लेकिन एक बात सोचने वाली है यार। क्या? जब हमें साफ दिख रहा है कि समस्या बाहरी है, मतलब मार्केट सच में गिरा है, फंडिंग सच में नहीं मिली है, या बॉस सच में बहुत खराब है, तो फिर ये सोचना स्वाभाविक क्यों नहीं है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। लेकिन पता है, जब ये मान लिया जाता है कि समस्या बाहर है, तो वास्तव में वो विचार ही हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इस मानसिकता को ना स्रोत में सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता का घेरा कहा गया है। आप इसे एक ब्लैक होल की तरह समझो। एक ब्लैक होल। इंटरेस्टिंग। हाँ। अब ब्लैक होल क्या करता है? वो सिर्फ ऊर्जा को निगलता है, राइट? बदले में कोई रोशनी नहीं देता। बिल्कुल, सब कुछ अंदर खींच लेता है। एग्जैक्टली। तो जब हम बाहरी परिस्थितियों पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम अपनी सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ शिकायत करने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन यार, एक बात माननी पड़ेगी कि शिकायत करने में एक अजीब सा सुकून भी तो मिलता है ना लोगों को। अरे बिल्कुल मिलता है। और यही तो इसका सबसे खतरनाक पहलू है। अच्छा। हाँ, दूसरों को या हालातों को दोष देना ना हमारे दिमाग को डोपामीन देता है। ये एक नशे की तरह काम करता है। बाप रे, मतलब लिटरली एक नशा।
मेरी कोई गलती थोड़ी है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सेफ फील होता है इंसान को। राइट। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम बाहरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने का पावर दे देते हैं। हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उन हालातों के हाथ में थमा देते हैं जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। वाओ, रिमोट कंट्रोल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? हम बस इंतजार करते रह जाते हैं कि कब हालात बदलेंगे, और इसी इंतजार में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। यार ये तो बहुत डरावना है। तो अगर ये एक ब्लैक होल है जहां सिर्फ एनर्जी बर्बाद हो रही है, तो इसका ऑपोजिट क्या है फिर? स्रोत के अनुसार इसका समाधान है इनसाइड आउट नजरिया अपनाना और बीज पे ध्यान देना। बीज मतलब जो हम बन सकते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे पास नहीं है उस पे रोने के बजाय इस पर फोकस करना कि हम क्या बन सकते हैं। जैसे ज्यादा धैर्यवान बनना, ज्यादा अनुशासित या डिसिप्लिन्ड बनना। ज्यादा पॉजिटिव या क्रिएटिव बनना। बिल्कुल। लेकिन यार यहाँ ना एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल पेंच है। मतलब मान लो किसी इंसान की अचानक से नौकरी चली गई है। बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। हाँ, उसके सिर पर घर की EMI है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, वो भयंकर करियर स्ट्रेस में है। ऐसे में अगर वो सिर्फ कोने में बैठकर ये सोचे कि मैं ज्यादा धैर्यवान बनूंगा, तो क्या उस धैर्य से बैंक की EMI भर जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगी। वही तो। ये सब सुनने में तो बहुत फिलोसॉफिकल और अच्छा लगता है, पर क्या ये रियलिटी में काम करता है? ये सवाल ना हमारी आज की इस चर्चा की पूरी धुरी है, क्योंकि धैर्यवान या सकारात्मक बनने का मतलब पैसिव होना या निष्क्रिय होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है इसका असली मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे और चमत्कार का इंतजार करे। स्रोत में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी? एग्जैक्टली प्रतिक्रिया देने की क्षमता। इसे ना थोड़ा न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। न्यूरोलॉजी, इसमें ब्रेन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। जब कोई व्यक्ति हालातों को दोष देता है ना, तो उसका दिमाग एमिगडाला से संचालित होता है। एमिगडाला जो हमारे ब्रेन का डर और सर्वाइवल सेंटर होता है, राइट? बिल्कुल सही। और जब दिमाग इस हिस्से में फंसा होता है तो वो सिर्फ खतरा देखता है। वो अपनी सारी ऊर्जा क्रोध या हताशा में जला देता है। तो उस वक्त इंसान को कोई भी सोल्यूशन नजर ही नहीं आता होगा। एग्जैक्टली लेकिन जब वही इंसान उस सर्कल ऑफ कंसर्न से निकलकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी अपने प्रभाव के घेरे में आता है, तब गेम बदल जाता है। तब क्या होता है? तब वो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग का सेंटर है। ओहो, मतलब जब वो इंसान बी पर फोकस करता है, लाइक ज्यादा रिसोर्सफुल बनना या फोकस करना, तो वो असल में अपने दिमाग को सॉल्यूशंस खोजने के लिए अनलॉक कर रहा होता है। सटीक तौर पर यही होता है। अब सोचो, अगर उस व्यक्ति की नौकरी गई है तो वो जो हालातों को कोसने में एनर्जी वेस्ट कर रहा था ना, वो उसे वापस हासिल कर लेता है। मतलब वो अब विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ गया। राइट। जब वो जिम्मेदारी लेता है तो वो पेट से एक क्रिएटर बन जाता है। अब वो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल अपना रेज्यूमे बेहतर बनाने में करेगा, या फिर 10 नई कंपनियों में अप्लाई करने में, या कोई नई स्किल सीखने में लगाएगा। बिल्कुल। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है, जब आप खुद बदलते हैं तो आपके एक्शंस बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। यार ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये तो लिटरली एक मसल की तरह लग रहा है ना? बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा हम इसे यूज करेंगे, ये उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाएगा। मतलब हमें बेहतर हालात नहीं चाहिए, हमें खुद का ही एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन चाहिए जो किसी भी हालात से डील कर सके। एग्जैक्टली जिम्मेदारी लेना हमें आजाद करता है। यार थ्योरी के हिसाब से तो ये बहुत ही लॉजिकल और परफेक्ट लगता है। हाँ, लेकिन जब इंसान पर असल जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूटता है ना, तब दिमाग का वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चालू रखना इतना आसान नहीं होता यार। मैं समझ सकती हूँ। मतलब जब चारों तरफ से बस अन्याय ही हो रहा हो, सब कुछ गलत हो रहा हो, तब पॉजिटिव बने रहना लाइक इम्पॉसिबल सा लगता है। सही बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि स्रोत में जो एक हिस्टोरिकल केस स्टडी दी गई है ना, वो यहाँ बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। जोसेफ की कहानी। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि जब जिंदगी लिटरली पूरी तरह से बिखर जाए, तब भी ये इनसाइड आउट नजरिया कैसे काम करता है। बिल्कुल। स्रोत में ये जूडो ईसाई परंपरा के पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है, और ये शायद सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का सबसे एक्सट्रीम और पावरफुल एग्जाम्पल है। यार इस कहानी की शुरुआत ही ना रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
मतलब सोचो, जोसेफ सिर्फ 17 साल का था उस वक्त। हाँ, सिर्फ 17 साल। आज के टाइम में 17 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है? वो शायद कॉलेज जाने के सपने देख रहा होता है या वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। राइट। और जोसेफ के साथ क्या हुआ? किसी अनजान दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके खून के रिश्तों ने, उसके अपने सगे भाइयों ने उसे धोखा दिया और मिस्र में ले जाकर गुलामी के लिए बेच दिया। सोचकर ही दिल दहल जाता है। कल्पना की जो 17 साल के लड़के के मानसिक आघात की। बिल्कुल यार। उसे अपनी जड़ों से उखाड़कर एक बिल्कुल अनजान देश में एक गुलाम बना दिया गया। और आज के समय में देखें तो मतलब लोग किसी के एक मैसेज का रिप्लाई ना करने पर या डेटिंग ऐप पर घोस्ट कर दिए जाने पर ही महीनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ? वो मान लेते हैं कि पूरी दुनिया ही मतलबी है। एग्जैक्टली। और जोसेफ के पास तो हर एक रीजन था ये कहने का कि यार अगर मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। बिल्कुल। वो चाहता तो पूरी जिंदगी सेल्फ पिटी या आत्मदया के समंदर में डूब सकता था। हाँ, या फिर बदला लेने की कल्पनाओं में अपनी सारी एनर्जी चला सकता था। लेकिन उसने उस ब्लैक होल में अपनी ऊर्जा नहीं डाली। उसने अपना एमिगडाला शांत रखा। वाह। और इस पर फोकस किया कि वो मौजूदा सिचुएशन में क्या बन सकता है। वो एक गुलाम था, ये उसका सर्कल ऑफ कंसर्न था, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो उसे बदल नहीं सकता था। राइट। लेकिन वो कैसा गुलाम बनेगा? एक आलसी, चिड़चिड़ा इंसान या फिर एक अनुशासित, भरोसेमंद और मेहनती व्यक्ति? ये पूरी तरह उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में था। बिल्कुल सही बात है। तो उसने क्या किया? उसने अपने मालिक पॉटिफर के घर में पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने अपनी काबिलियत इतनी ज्यादा बढ़ाई कि जल्द ही पॉटिफर ने उसे अपने पूरे घर और संपत्ति का इंचार्ज ही बना दिया। यार ये अपने आप में एक कितनी बड़ी जीत थी। मतलब उसने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा तब लेती है जब हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे होते हैं। और यही कहानी में वो भयानक ट्विस्ट आता है। हाँ। एक ऐसा मोड़ जो किसी भी इंसान का भरोसा ही तोड़ दे दुनिया से। कठिनाई का दूसरा दौर। एग्जैक्टली। जोसेफ के सामने एक ऐसी स्थिति आई जहां उसे अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी इंटेग्रिटी से समझौता करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसने अपने उसूलों को नहीं बेचा। उसने साफ इनकार कर दिया। और पता है इस ईमानदारी का उसे क्या सिला मिला? क्या? एक झूठा इल्जाम और अन्यायपूर्ण तरीके से उसे जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। और यार ये कोई 1 या 2 महीने की सजा नहीं थी, पूरे 13 साल। हाँ, 13 साल। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने कोई क्राइम नहीं किया, जिसने हर बार लाइफ में सही चॉइस ली, उसे 13 साल के लिए एक अंधेरी कोठरी में सड़ा दिया गया। इस बात की गहराई को फील करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 13 साल तक हर सुबह उठकर ये जानना कि आप बेकसूर हैं, फिर भी आप जंजीरों में बंधे हैं। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है ऐसे में? वो कड़वाहट से भर जाता है। एग्जैक्टली। वो पूरी दुनिया को कोसने लगता है। वो सोचता है कि यार ईमानदारी का तो कोई फायदा ही नहीं है इस दुनिया में। सही कहा। एक आम इंसान होता ना तो वो पूरी तरह से टूटकर एक क्रूर और सनकी व्यक्ति बन जाता। लेकिन जोसेफ नहीं टूटा। नहीं, उसकी असली मेंटल स्ट्रेंथ यहीं दिखाई देती है। 13 साल के उस भीषण अन्याय में भी उसने अपना रिमोट कंट्रोल हालातों को नहीं सौंपा। वाओ। उसने जेल की उन दीवारों के बीच भी अपना इनसाइड आउट तरीका नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ से कैसे निकाला जाए, बल्कि उसने सोचा मैं यहाँ रहते हुए भी अपनी उपयोगिता कैसे साबित कर सकता हूँ। मतलब उसने फिर से उसी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाली मांसपेशी पर काम किया। बिल्कुल। उसने जेल के अंदर दूसरे कैदियों की मदद की, वहां की व्यवस्था को सुधारने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर क्या हुआ? उसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेल के अधिकारियों ने पूरी जेल का मैनेजमेंट ही उसे सौंप दिया। क्या बात है। और इसी प्रोएक्टिव रवैये, इसी अटूट चरित्र की बदौलत ना, जब सही समय आया तो वो जेल से बाहर निकला और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो मिस्र के फिरौन के बाद पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर अधिकारी बन गया। माइंड ब्लोइंग। मतलब जो इंसान एक गुलाम के रूप में लाया गया था, जिसे जेल में डाल दिया गया था, वो एक पूरे राष्ट्र का नेता बन गया। हाँ, यही पावर है प्रोएक्टिव होने की। यार ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक आईना है। बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर एक इंसान 13 साल तक बिना किसी गलती के जेल में रहने के बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करके एक पूरे साम्राज्य का नेता बन सकता है, तो आज के युवाओं की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं वो कितनी छोटी लगने लगती हैं इसके सामने। एग्जैक्टली। किसी एग्जाम में फेल होना या किसी बॉस का खराब बिहेवियर, ब्रेकअप का दर्द हो या स्टॉक मार्केट का घाटा, ये सब चिंता के विषय जरूर हैं, मैं मानता हूं। हाँ, वो अपनी जगह रियल है। लेकिन यार ये इतने बड़े नहीं हैं कि इंसान हार ही मान ले और हालातों को कोसता रहे। और यही ना आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है।
दुनिया जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ट्रू। बाजार गिरेंगे, लोग धोखा देंगे, योजनाएं फेल होंगी। इन सब बाहरी चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश करना सिर्फ थकान और फ्रस्ट्रेशन देगा। राइट। लेकिन जब इंसान अपनी एनर्जी इस बात पर लगाता है कि मैं इस सिचुएशन में अपना सबसे मैच्योर और स्ट्रांग रूप कैसे दिखा सकता हूं, तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। और मुझे लगता है बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहां से एक इंसान की नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को समेटते हुए ना, मैं चाहूंगी कि एक विचारणीय सवाल के साथ हम इस थ्योरी को असल जिंदगी से जोड़ें। हाँ, प्लीज बताइए। किसी भी इंसान को ना खुद से आज ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जीवन में वो कौन सा अगर ऐसा होता वाला बहाना है जिसे आज इसी वक्त वो मैं ये बन सकता हूं में बदल सकता है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। वो कौन सी शिकायत है जिसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस पल वो शिकायत जिम्मेदारी में बदलती है ना, उसी पल इंसान अपनी लाइफ का असली कंट्रोल वापस पा लेता है। यार, ये सवाल किसी के भी सोचने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है, सच में, है ना? और दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता है। कहते हैं ना, ज्ञान को जब साझा किया जाता है तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसी बात पर एक बहुत बड़ा और दिल से निकला हुआ थैंक यू उन सभी श्रोताओं के लिए जो लगातार हमारे इस सफर का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ, सच में। संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को हाल ही में जो अकल्पनीय और शानदार रिस्पॉन्स मिला है ना, उसने सच में हमें अभिभूत कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है यार। जो ढेरों मैसेजेस, कॉल्स और इतने प्यारे कमेंट्स हर दिन आते हैं ना, वे सिर्फ हमारा उत्साह नहीं बढ़ाते, बल्कि ये एहसास दिलाते हैं कि ये चर्चाएं कितने गहरे स्तर पर लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। बिल्कुल। हर एक श्रोता की प्रेजेंस और उनका ये जुड़ाव इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाता है। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही वो मोटिवेशन है जो हमें हर दिन कुछ नया और बेहतर खोजने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जैक्टली। और यार, इस जुड़ाव को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ना एक बहुत ही खास पहल है। हाँ, वो जरूर बताना चाहिए। आपको संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ हर दिन कुछ ऐसा शेयर किया जाता है जो आपको मेंटल क्लैरिटी और आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। और इसके साथ ही ऐसी ही और भी शानदार, ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चाएं सुनने के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम परफेक्ट कदम होगा। हाँ, वहाँ मौजूद सारा कंटेंट ना इसी तरह के अनछुए पहलुओं को बहुत डिटेल में सामने लाता है। तो यार, आज की इस चर्चा पर अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जान के बहुत खुशी होगी कि आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि फ्यूचर में आप किन किन नए टॉपिक्स पर गहरी चर्चाएं सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका हर एक सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अंत में हमारी तरफ से बस यही शुभकामनाएं हैं कि जीवन के हर मोड़ पर सही डिसीजन लेने की क्षमता आप में बनी रहे। कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना जाए, आपके अंदर की वो ताकत हमेशा आपको राह दिखाएगी जो उन हालातों से बहुत बड़ी है। क्या बात है। इसी गर्मजोशी और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जी हाँ, बहुत जल्द एक नए विषय, एक नई केस स्टडी और एक नई प्रेरणा के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रोएक्टिव रहना है, अपने प्रभाव के घेरे को बढ़ाते रहना है और हर दिन खुद का एक बेहतर रूप बनते जाना है।